आप देखिए कि पिछले धीरे धीरे जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो बहुत बच कर बोलते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने सबसे ज्यादा किस पर हमला बोला? नेहरू पर बोला। और अब वो खुलकर नेहरू का विरोध, इस बार पार्लियामेंट में उन्होंने नेहरू का नाम ले लिया। सरनेम क्यों नहीं लगा, है ना? ये बताता है कि आप कितनी नफरत करते हैं। तो ये जो नफरत है ना, ये जवाहरलाल नेहरू से नहीं है, ये नेहरूवियन थॉट से है। संविधान आपको पता है कि इस देश के लोग उसी आइडियोलॉजी पर चलते हैं। इस देश के लोग आज भी एक दूसरे को हिंदू मुसलमान के नाम पर मारने को तैयार नहीं है। आप उनको ट्रेंड कर रहे हैं, आप उनके भीतर नफरत भर रहे हैं। और जो मूल्य बचे हुए हैं, तीन ही आपके पास चेहरे हैं दिखाने के लिए दुनिया में, एक नेहरू, एक गांधी और तीसरा बुद्ध। इसके अलावा आप दुनिया में जाकर, और जब लोग कहते हैं कि अच्छा आप गांधी के देश से आए हैं, आप बुद्ध के देश से आए हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर के देश से आए हैं, तो इनको लगता है कि अपने इनके भीतर की जो कुंठा है ना, देखिए लोग कहते हैं कि सबसे सामंती सोच जो है वो पैसा है, वो दौलत है, वो पावर है। मेरी राय में जो सामंती सोच है ना, वो ज्ञान है। कि आप सामने चाहे जितना भी अमीर आदमी खड़ा हो, जैसे ही उसके दिमाग में आपने डाल दिया ना कि मुझे मूर्ख समझ रहा है, वो आदमी आधा रह जाता है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी की यह क्राइसिस है कि आप तमाम कोशिशों के बावजूद पढ़े लिखे नजर नहीं आते हैं, आप सेंसिबल नजर नहीं आते हैं, आप डेमोक्रेटिक नजर नहीं आते हैं। और बिना कुछ कहे नेहरू, बाबा साहब, गांधी, ये सब लोग, फुले, पेरियार, ये सब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ खड़े नजर आते हैं। तो जब आप नेहरू पर चोट करते हैं तो इन सारे लोगों पर एक साथ चोट करते हैं। इनकी पूरी ये स्ट्रैटेजी है। ये आज गांधी पर नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है। आने वाले दिनों में ये गांधी पर भी ऐसी ही चोट करेंगे। इनको पढ़ना चाहिए कि गांधी सरनेम किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। तो जब ये जानते नहीं है, जैसा कि कहा प्रशांत जी ने, कि जब आप आजादी के आंदोलन में शामिल हुए होते, तो अमलेंदु जी ने कहा, तो आपको पता होता कि ये देश बना कैसे है। आप तो इस देश को बनाने वाले में थोड़ी थे, आप तो इस देश को बिगाड़ने वालों में थे। आपके लंपट लाल तो आज भी कह रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे। मतलब इंतहा होती है बेवकूफाना हरकतों की। और इस देश के टेलीविजन चैनल, उनके जाहिल एंकर, उनके जाहिल संपादक, मूर्ख प्रोड्यूसर जाकर बागेश्वर में लाइन लगाए हुए हैं एक इडियट का इंटरव्यू लेने के लिए। ये मतलब इतनी शर्मनाक बात है कि आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हो। यह नरेटिव इसलिए सेट किया जा रहा है ताकि आप जरूरी चीजों के बारे में बात ही ना कर सकें। जानबूझकर आप अडानी पर बात ना कर सके, आप बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं कर सके, आप चाइना पर बात नहीं कर सके। इसलिए बागेश्वर के लल्लू लाल को आपने भगवान बना दिया है। एबीपी का रिपोर्टर जाके पैरों में बैठ गया, बिल्कुल हाथ जोड़ दिया। यह शर्मनाक है। एबीपी न्यूज के संपादकों को शर्म आनी चाहिए। उन लोगों ने अपने मालिक की नाक कटा दी है जो टेलीग्राफ जैसा अखबार निकालते हैं। यह बताता है कि जब आपका संपादक मानसिक तौर पर दिवालिया हो, पागल हो, तो आपके रिपोर्टर्स और आपके एंकर्स का बिहेवियर कैसा होता है। देखिए राजीव जी, 2014 का माहौल अलग था। वो एंटी इनकम्बेंसी था और मनमोहन सिंह की सरकार पर बहुत सारे आरोप थे। सीएजी की रिपोर्ट आई थी, विनोद राय ने खुलकर फील्डिंग की थी बीजेपी के लिए, सीएजी चीफ ने। इसका उनको बाद में लाभ भी मिला, उनकी ज़िंदगी में आराम भी आया, उनको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन 2019 का जो चुनाव था ना, वो वॉकओवर था। किसी भी विपक्षी पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। ये मान लिया था कि नरेंद्र मोदी अपराजेय हैं। उस समय तक लोगों के मन में यही था, खासकर जो मुख्य विपक्षी दल थे, तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था चुनाव को। तो वो रस्मी चुनाव था। मायावती जी ने अलग किस्म से उस चुनाव को लड़ा था, वो सवाल आज भी उठता है। लेकिन इस बार साल भर पहले से, साल भर क्या बल्कि 6 महीना और पहले मान ले तो 1.5 साल पहले से विपक्षी दलों ने जमकर फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। और नरेंद्र मोदी का तो भाग्य में बहुत भरोसा है, तो लेकिन अभी उनके भाग्य भानु को राहु चाट गया है। तो वो जो है ना, वो उनकी तकदीर काम नहीं दे रही है कि दुनिया में तेल सस्ता हो जाए और वो डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं कर पा रहे हैं। उनकी तकदीर की वजह से यूक्रेन हो गया, उनकी तकदीर की वजह से वो रूस के साथ डिफाइन ही नहीं कर पाए कि उनको चलना कैसे है। वो समझ ही नहीं पाए कि चीन के साथ उनका सलूक क्या होना चाहिए। वो समझ ही नहीं पाए कि अमेरिका को लेकर उनका रुख क्या होना चाहिए।
वो समझ ही नहीं, वो वाजपेयी के भाषण ही सुन लेते तो कम से कम इजराइल के साथ जितना आगे वो बढ़ गए वो उनको सोचना पड़ता। तो आप अंदाजे पर जब पॉलिटिक्स करते हैं ना, एक तो हर एक लफ्फाज आदमी की एक दिक्कत है, हर एक लफ्फाज आदमी को लगता है कि दुनिया उसको बहुत सुनती है। और ये बात सच है कि अगर शहर के चौराहे पर आप गाली गलौज, गंदी भाषा, अजीब किस्म के वेशभूषा, कपड़ा, चेहरे मोहरे के साथ अगर आप बातचीत करना शुरू करते तो भीड़ लग जाती है, लेकिन वो भीड़ वहीं खड़ी रहेगी, साल दर साल आपके लिए ताली बजाती रहेगी। ये लफ्फाज आदमी को भ्रम होता है। तो ये जो पूरे लफ्फाजी से जो नरेटिव सेट किया गया ना कि ये लफ्फाजी साल दर साल, चुनाव दर चुनाव चलती रहेगी, उसकी पोल अब खुल रही है। तो एक तरफ उसकी पोल खुल रही है और दूसरी तरफ विपक्ष की तैयारी। ये दोनों मिलकर आखिर क्या वजह है कि अयोध्या करने के बाद जब आपने कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके बाद कोई बात नहीं होगी, आप तुरंत काशी पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्या वजह है कि आपके मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को मथुरा पर शिफ्ट होना पड़ रहा है? इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि इस रास्ते पर आपको कहां तक जाना था। और यकीन मानिए अब यह काम करना बंद कर चुका है। और जितना हम लोगों को लगता है ना कि यह काम नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा बीजेपी को लग रहा है कि यह काम नहीं कर रहा है। इसीलिए आप सोचिए कि G20 का जो माहौल बनाया गया है, यह पूरा माहौल इसलिए बनाया गया कि इनको भ्रम था कि इसके पहले यूक्रेन की क्राइसिस नरेंद्र मोदी के मध्यस्थता में कुछ सॉल्व हो जाएगा और कुछ नोबेल का फंदा फेंका जाएगा और G20 के नेता आएंगे और माहौल बन जाएगा। ये सब नहीं हुआ, इनका सारा कैलकुलेशन फेल होता चला जा रहा है। ड्राफ्ट इशू नहीं करवा। हाँ, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि काम G20 से हो जाएगा, कि अयोध्या से हो जाएगा, कि काशी मथुरा से हो जाएगा, कि हिंदू मुसलमान से हो जाएगा। मेरा एक दोस्त था तो वो कहता था कि जानते हो इतने डॉक्टर हो जाने के बाद भी RMP वाले क्यों चलते हैं? तो मैंने कहा नहीं, क्यों चलते हैं? तो उसने कहा जैसे ही वो कहोगे ना कि दर्द है तो एनाल्जिन भी लिख देगा, बेलार्गन भी लिख देगा, कुछ और लिख देगा, कोई तो असर करेगा। तो नरेंद्र मोदी की हालत जो है वो RMP प्रैक्टिशनर की तरह हो गई है कि वो सारी दवाई लिखे जा रहे हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है कि इसमें से दवाई काम क्या करेगी, मर्ज क्या है, सब हवा में हो रहा है। तो जब हवा में चुनाव लड़ा जाएगा ना, तो इस देश के लोग तो हवाई नहीं है। मेरा इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के लोगों में, इस देश के विविधता में बहुत यकीन है। इस देश के लोग इस नफरत को, इस बेईमानी को, इस झूठ को, इस फरेब को अंतहीन समय तक नहीं बदला। ये वही देश है ना जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार जाते हैं, इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है। तो फिर ये सब देश की जनता हिसाब कर लेगी, हम लोगों को उस पर भरोसा रखना है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।